हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ निशी स्टडी एंड आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। हमने अम्ल के बारे में स्टडी कर लिया है, क्षार के बारे में स्टडी कर लिया है। तो हमारी जो टॉपिक थी कल की, उसका नाम था पीएच। हालांकि मैंने कल पीएच के बारे में काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाया था, बट मैंने पीएच का फुल फॉर्म नहीं बताया था, तो मैं बता देती हूँ कि पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आज उसी टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो हमारी मेन हेडिंग है उसका नाम है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व है, ये हमारा हेडिंग वाइज बेस्ड है। तो फर्स्ट जो है हमारा मानव और जंतु जगत में मीन्स पीएच का जो महत्व है वो मनुष्य के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है या फिर एनिमल्स के ऊपर कैसा इफेक्ट डालता है, क्या महत्व है इसके बारे में। तो इसमें दिया है हमारे शरीर की अधिकांश क्रियाएं 7 से 7.8 पीएच परास के बीच काम करती है। मीन्स हमारा जो पीएच लेवल होता है हमारी बॉडी का वो होता है 7 से 7.8। वर्षा का जल से पीएच का मान जब 7 से कम होकर 5.6 हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। मीन्स जब वर्षा का जल 7 से कम हो जाता है, जब 7 से कम हो जाएगा तो वो क्या होगा, 5.6 हो जाता है। और वो हम जानते हैं कि अम्ल जो रेंज होता है पीएच में वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो 0 से 6 के बीच में होता है। तो 5.6 अम्लीय ही होगा, तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह जल जब नदियों में बहता है तो जलीय जीवधारियों का जीवन कठिन हो जाता है। तो इसलिए हमको अपना पीएच लेवल, पहली बात तो अपने बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन करना चाहिए। जो पीएच लेवल है वो है हमारा 7 से 7.8 के रेंज में। अगर ये थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है या फिर इंक्रीज और डिक्रीज करता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारा डिजीज़ उत्पन्न होता है। सेकेंड जो है हमारा वो है पेड़ पौधों के लिए। अब पेड़ पौधों में पीएच का क्या महत्व होता है, तो इसमें फर्स्ट जो है वो है कि पेड़ पौधों की अच्छी वृद्धि और अच्छी उपज के लिए मिट्टी के पीएच परास की विशेषता बनी होनी चाहिए। मीन्स मिट्टी का पीएच लेवल चेंज होना चाहिए, किस टाइप का हमारा मिट्टी है उसका पीएच लेवल कैसा होना चाहिए। यदि यह अधिक अम्लीय या फिर क्षारीय हो जाए तो उपज पर कुप्रभाव पड़ता है, मतलब उसका बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारे पेड़ पौधों पर। थर्ड जो है हमारा पाचन तंत्र, मीन्स हमारे डाइजेशन सिस्टम पे किस प्रकार का इसका इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे पेट में एचसीएल उत्पन्न होता है। हम जानते हैं कि हमारे पेट में एचसीएल उत्पन्न होता है और वो एचसीएल क्या करता है, हमारे खाने को पचाता है, जो हमें बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायता करता है। जो हमें बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायता करता है। यदि एचसीएल हमारा क्या हो जाए, जैसे पाचन तंत्र का जो डाइजेशन सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि पीएच लेवल हमारा क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया है, मतलब वो मेंटेन नहीं है। इसलिए हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो ख़राब हो जाता है। और फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है हमारे मुंह के पीएच का मान। मीन्स जो हम लोग खाते हैं उसके पीएच मान की वैल्यू क्या होती है, 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय शुरू हो जाता है। मीन्स 5.5 होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ या फिर इससे ज़्यादा हुआ तो हमारे दांतें खराब होने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए क्षार की दंत मंजन का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर 5.5 से क्या हो गया, कम हो गया तो ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, और ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा तो उसे उदासीन करने के लिए हम क्या करेंगे, क्षार यूज करेंगे। और क्षारीय मंजन हम यूज जब करेंगे तो हमारा पीएच लेवल सही हो जाएगा, फिर हमारे दांत क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसके बाद हमारा पीएच लेवल जो है वो ख़त्म होता है। हमारा पीएच के बारे में टॉपिक जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये लास्ट टॉपिक है लवण के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लवण की डेफिनेशन के साथ साथ हमको ढेर सारे लवण पे डिस्कस भी करना है, जो है हमारे मैक्सिमम काउंटेबल 6-7 करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि लवण की डेफिनेशन क्या होती है। तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, मीन्स वे पदार्थ जिनकी जलीय विलयन में H+ आयन के अतिरिक्त कोई धन आयन, H+ आयन के अतिरिक्त कोई धन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन मीन्स OH- के अतिरिक्त कोई ऋण आयन हो। मीन्स H+ नहीं होना चाहिए और OH- नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, लवण बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स में दिया है, जैसे एग्जाम्पल्स में क्या दिया है, जिंक सल्फेट।
एग्जाम्पल में जिंक सल्फेट है, जब इसको डिसोसिएट किया तो क्या होगा, जिंक डबल प्लस और SO4 डबल माइनस। देखेंगे कि ये जो हमारा क्षारी तो है लेकिन ना ही ये OH माइनस है, ये हमारा अम्ली तो है लेकिन ना ही ये हमारा क्या है, H प्लस है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें H प्लस ना हो और OH माइनस ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे लवण। सिमिलर वे में हमारा NaCl है, NaCl भी देख सकते हैं Na प्लस और Cl माइनस में चेंज हुआ है। ऐसे हमारा कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट भी Cu डबल प्लस और SO4 डबल माइनस में चेंज हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट और अगली टॉपिक की तरफ। यहाँ पे कुछ सामान्य लवण के बारे में बातें की गई हैं। कुछ सामान्य लवण को हमको डिटेल्स में स्टडी करना है, लवण के बारे में सिर्फ हमको डिफिनीशन जाननी थी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो लवण मैंने लिया है वो है धावन सोडा। धावन सोडा को हम लोग वॉशिंग सोडा या फिर सोडा एस के नाम से भी जानते हैं, जो सोडा एस है इसका जनरल नाम है। और मेन तौर पे इसका रासायनिक नाम और अणुसूत्र पूछा जाता है। तो धावन सोडा के बारे में आप नॉलेज रखिएगा कि अणुसूत्र क्या होता है और रासायनिक नाम क्या होता है। हालांकि यहाँ पे इसका अणुसूत्र दिया है Na2CO3 × 10H2O। इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद है बनाने की विधि, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ऐसे टू द पॉइंट पूछा जाता है कि धावन सोडा बनाने की विधि क्या है, उसका अणुसूत्र क्या है, या फिर उसके भौतिक गुणधर्म क्या है, रासायनिक गुणधर्म क्या है, या फिर उसके उपयोग। तो इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो बनाने की विधि में कह रहा है कि कास्टिक सोडा, हालांकि कास्टिक सोडा नाम दूसरी बार लिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कास्टिक सोडा हम लोग किसको बोलते हैं, NaOH को बोलते हैं, मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने से, कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने से सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, मीन्स हमने NaOH ले लिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करेंगे तो हमको सोडियम कार्बोनेट विलयन प्राप्त होगा। फिर विलयन का वाष्पन करने से, विलयन को थोड़ा सा हम लोग वाष्पीकृत करेंगे तो क्या होगा, Na2CO3 मीन सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो हमको क्रिस्टल ही चाहिए उसके। तो यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं आप, NaOH 2 मोल्स लिया गया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमको मिल गया हमारा मेन सोडियम कार्बोनेट और प्लस उसके साथ में हमको मिलता है H2O। अब बातें आती है गुणधर्म की। गुणधर्म में होते हैं भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म वो होता है जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि कलर कैसा है, पानी में कैसा विलेय है कि अविलेय है, स्वाद में कैसा है, ढेर सारे। तो जिनके बारे में हम ये सब स्टडी करते हैं उसको हम लोग भौतिक गुणधर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया है। पहला है यह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, सेकंड है यह जल में विलेय है। तो इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं रासायनिक गुणधर्म की तरफ। रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, रसायन से रिलेट करता है, मीन्स वो अभिक्रिया करके क्या नया पदार्थ बना रहा है या फिर उसके अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद उत्पाद में क्या क्या बन रहा है, अभिकारक की साइड में क्या ले रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें जो होती है भौतिक परिवर्तन से थोड़ा सा चेंज होता है तो उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन या फिर रासायनिक गुणधर्म इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो रासायनिक गुणधर्म है वो बोल रहा है कि शुष्क वायु में खुला छोड़ देने पर क्रिस्टलन जल के, शुष्क वायु में खुला छोड़ देने पर क्रिस्टलन जल के, मीन्स जो हमारा फार्मूला है वो ये है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, यहाँ पे उसी फार्मूले से रिलेट करके ये रासायनिक गुणधर्म का फर्स्ट पॉइंट क्या बन रहा है कि शुष्क वायु में खुला छोड़ देने पर क्रिस्टलन जल के 9 अणु निकल जाते हैं। मीन्स यहाँ पे 10 मोल्स ऑफ H2O था, 9 मोल्स H2O निकल जाते हैं। कैसे, शुष्क वायु में खुला छोड़ देने पे। उसके बाद कह रहा है पुनः गर्म करने पर, उसके बाद जब उसको गर्म करेंगे निर्जल सफ़ेद रंग का पाउडर प्राप्त होता है। यहाँ पे वो रिएक्शन भी दिया है 10 मोल्स ऑफ, हमने ये देखिए पूरा इसका रासायनिक जो इसका सूत्र है क्या है, Na2CO3 10H2O आप जानते हैं धावन सोडा का सूत्र है। उसके बाद जैसे ही इसको क्या किया, शुष्क वायु में खुला छोड़ दिया तो इसके 9 मोल्स निकल गए। यहाँ पे देखिए 9 मोल्स इसके निकल गए तो 1 मोल्स यहाँ पे बचा है। फिर 1 मोल्स जो ये पूरा फार्मूला है इसको हमने क्या किया, हल्का सा गर्म किया। गर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा का साइन लगा
लगाते हैं, डेल्टा का साइन लगाएंगे तो ये इंडिकेट करता है कि गर्म करने पे, या फिर आप ऊपर लिख सकते हैं गर्म करने पे। यहाँ पे जैसे ही इसको हल्का सा गर्म किया, क्या होता है कि तुरंत जो 1 मोल हमारा H2O था वो भी निकल जाता है। उसके बाद हमको वाइट कलर का निर्जल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो ये इसकी रही केमिकल रिएक्शंस और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कि और हमारा रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट रासायनिक गुणधर्म है वो है अम्लों से क्रिया। अब हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो बोल रहा है अम्लों से क्रिया मीन्स सोडियम कार्बोनेट जब भी अम्ल से क्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा, लवण व जल बनाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सोडियम कार्बोनेट है और 2 मोल्स ऑफ HCl है। उसके बाद इन्होंने क्या है, दोनों रिएक्ट किए तो सोडियम क्लोराइड NaCl 2 मोल्स ऑफ बन गया H2O। उसके बाद साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल जाती है। थर्ड पॉइंट जो है वो है बूझे चूने के साथ। तो बूझा चूना, ये थोड़ा सा आपके लिए नया होगा। बूझे चूने का सूत्र होता है CaOH का होल टेकन 2, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी हम सोडियम कार्बोनेट को बूझे चूने के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, NaOH प्राप्त होता है, मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं आप, रिएक्शन क्या है, Na2CO3 CaOH का होल टेकन 2, ये हमारा बूझा हुआ चूना का सूत्र है। तो जैसे इन दोनों को हमने क्या एक साथ में गर्म किया तो हमको मिल जाएगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट एज अ हमको नीचे वो भी मिल जाता है। अब लास्ट पॉइंट जो है वो है हमारा उपयोग जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि धावन सोडा का किन्हीं 2 उपयोग के साथ साथ रासायनिक गुणधर्म बताइए, या फिर धावन सोडा का रासायनिक सूत्र के साथ कोई 2 उपयोग भी बताइए। किसी भी तरीके से क्वेश्चन उठ सकता है, इसलिए आपको सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं जितने भी बताए गए हैं। अणु सूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की विधि, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, उपयोग, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर रखने हैं। ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 2 पॉइंट तो ज़रूर याद रखिएगा। इसमें उपयोग पढ़ लेते हैं। उपयोग क्या बोल रहा है, कांच, कागज तथा बोरेक्स के निर्माण में। धावन सोडा का जो यूज होता है वो कांच, कागज तथा बोरेक्स के निर्माण में। सेकेंड है कपड़े धोने के उपयोग में। आप जानते हैं धावन सोडा नाम से ही पता चल रहा है कि धोने वाला सोडा मीन्स कपड़े धोने की यूज में होता है। थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में। अगर हमको उपयोग याद भी नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट्स को मैक्सिमम उपयोग में लिखते हैं। मतलब ढेर सारे अगर लवण हैं, अभी तो हम एक ही लवण के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जिसका नाम है धावन सोडा। अगर हमको उपयोग नहीं याद रहता है तो हम ये पॉइंट जरूर लिखते हैं प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में। लास्ट जो पॉइंट है हमारा, जल को मृदु बनाने में। तो ये रहा हमारा सारा डिटेल्स धावन सोडा के बारे में। मिलते हैं हम लोग अगले लवण के बारे में। तो अगला लवण जो रहेगा हमारा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। कौन सा हमारा लवण रहेगा, 4-5 लवण है। 4-5 लवण को आप एकदम अच्छे से रेडी करके तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये लवण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेकेंड चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़